A very good evening to everyone. Hello everyone and a very warm welcome to the form filling video of CVT. सबका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत के साथ साथ जितने भी बच्चे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उन बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बिकॉज फरवरी एंड मार्च इज़ द मंथ ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. इट्स अ एग्जामिनेशन सीजन, राइट. तो घर में एक अलग सा माहौल रहता है एग्जामिनेशन को लेकर के. और जितने भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि आई डू होप दैट जो बच्चे हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे बिकॉज़ ये एक बहुत अच्छी कहावत है हमारे देश में कि जब एग्ज़ाम का सीज़न जो आता है तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, वो पेरेंट की भी परीक्षा की घड़ी होती है, राइट. तो इस उम्मीद के साथ मैं ये आशा करता हूँ कि सारे बच्चे अपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एट द सेम टाइम बोर्ड्स के बाद जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सीज़न आने वाला है जो अप्रैल और मई के महीने में होगा, आई बिलीव दैट उसकी भी तैयारी बच्चे अच्छे से कर रहे होंगे और उसमें भी बेसिकली अच्छा परफॉर्म करके एंड दे वुड बी विलिंग टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, राइट. ये हमारी अपेक्षा है. नाउ ये जो सेशन हो रहा है, दिस सेशन इज फॉर द फॉर्म फिलिंग वीडियो ऑफ CVT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. आप सबको पता है कि अगर मैं बोलूँ तो ये जो 21st सेंचुरी है, इसके थर्ड डेकेड में तीसरा जो दशक है 21st सेंचुरी का, इसमें जो सबसे मैसिव चेंज आया है इंडियन एजुकेशन इकोसिस्टम में, दैट इज CVT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. जैसे कि आप लोगों को पता होगा 2021 से पहले तक 21 तक 12th के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे बच्चों के एडमिशन्स हुआ करते थे मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन. बट 2022 से देयर इज़ अ न्यू फॉर्मेट कॉल्ड CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दे आर गोइंग टू गिव एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और ये एक प्लेटफॉर्म है सारे बच्चों के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, किसी भी स्टेट से हों, राइट. आपके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा गया है ताकि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको जज किया जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके पोटेंशियल को, आपके एप्टीट्यूड को मेजर किया जाए, राइट. एंड एट द सेम टाइम नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट्स, उसको भी मेजर किया जाए सेम कॉमन प्लेटफॉर्म पे. सो एक बार फिर से सबका बहुत बहुत स्वागत है और जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि बेसिकली फॉर्म फिलिंग जो CVT की जो फॉर्म फिलिंग वीडियो है, जो हम अभी पोस्ट करने वाले हैं. तो इस वीडियो में क्या क्या निटिग्रिटीज़ हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है वाइल फिलिंग द फॉर्म. और उसके पहले मैं आपको CVT के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा कि CVT में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं इस बार इन द ईयर 2023, और 2022 के CVT से ये 2023 का CVT कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट. तो इसके बारे में बात करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. और ये पहला स्लाइड ये है कि ये डूज एंड डोंट्स है, बेसिक डूज एंड डोंट्स. So, Pratham will assess students and parents in the form filling by providing form filling PPT and recordings. However, the onus and responsibility of filling the form correctly and before the last date of application lies solely with students and parents, right? तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ध्यान से आपको बेसिकली सारे ब्रोशर्स पे इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल करना है. एक चीज़ हमेशा याद रखिए, फॉर्म फिलिंग में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है. सबसे पहले तो आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना है थ्रू CVT तो फॉर्म फिलना ज़रूरी है, फॉर्म फिल करना ज़रूरी है. दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. और दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है, फॉर्म फिल तो करना है लेकिन फॉर्म को सही फिल करना है, राइट. बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर्म गलत फिल करने की वजह से बहुत सारे फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं. तो दो चीज़ें याद रखिएगा, एक तो फॉर्म फिल करना है, बिना फॉर्म फिल किए आप कहीं एडमिशन नहीं ले सकते, फॉर्म फिलिंग इज़ मैंडेटरी. दूसरी चीज़, जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉर्म को सही फिल करना है. अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कहीं पे प्रॉब्लम आती है, यू कैन रीच आउट टू अस, और हमने अपना नंबर ऑलरेडी एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड शेयर किया हुआ है, राइट. सो एनी प्रॉब्लम you are facing while filling the form, or any data or any inputs or any information you required for filling the form, please reach out to us. We have shared our number, right, below, at the bottom of the slide, right. Parents are requested not to share any personal details with Pratham employee. That is a basic common sense that unless and until generally ऐसे भी personal details share नहीं करने चाहिए किसी से भी. स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ट्रैक द लास्ट डेट ऑफ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस एज दे आर सब्जेक्ट टू चेंज. देखिए, लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था कि बहुत बार डेट्स जो होते हैं ना वो बेसिकली एक्सटेंड कर दिए जाते हैं फॉर्म फिल करने के. कभी कभी क्राइटेरियाज में भी चेंजेस आ सकते हैं.
तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि प्लीज़ ट्रैक द यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस दैट कि कौन सी क्राइटेरिया में चेंजेस आ रही है, लास्ट डेट एक्सटेंड हुआ या नहीं हुआ, राइट, एंड सो ऑन, राइट. And you are requested to go through the university bulletin thoroughly before filling any university application form. As you know very well कि इस बार 126 के आसपास यूनिवर्सिटीज दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द CUT एप्लीकेशन प्रोसेस. लास्ट ईयर 90 थे. अब यूनिवर्सिटीज ईयर वाइज बढ़ रही हैं हर साल के बाद. नेक्स्ट ईयर और भी यूनिवर्सिटीज ऐड हो सकती हैं. नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मोर एंड मोर यूनिवर्सिटीज आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन. एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन इंफॉर्मेशन बुलेटिन. एक चीज़ याद रखिए, देयर इज नो कॉमन इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़. दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपना क्राइटेरिया हो सकता है एडमिशन लेने का किसी कोर्स में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अपनी क्राइटेरिया हो सकती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया हो सकता है, राइट. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अपनी क्राइटेरिया है. सो प्लीज गो थ्रू द यूनिवर्सिटी बुलेटिन, राइट, इन केस यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन टू दैट यूनिवर्सिटी. इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. These are the basic documents required. आपकी scanned photograph and signature should be in JPG format, right? वो clearly visible होना चाहिए. It should be legible, right? The size of scanned photograph should be between 10 KB to 200 KB, right? Obviously, it has to be clearly legible. ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि फोटोग्राफ हो या आपका सिग्नेचर हो या आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप अपलोड कर रहे हो या फिर आपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आप वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं या कोई फिजिकली पर्सन विथ डिसेबिलिटी है वो अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड कर रहा है. इट हैज़ टू बी क्लियरली विजिबल एंड इट शुड बी विद इन द साइज प्रेस्क्राइब्ड बाय द CUET, राइट. सो ये चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है. एंड क्रेडिट एंड डेबिट फॉर ऑनलाइन पेमेंट विल बी ऑनलाइन, राइट. और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करना है और आपको जो फॉर्म के लिए बेसिकली जो आप फी देंगे, जो आप बेसिकली फॉर्म के लिए जो आप पे कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी ऑनलाइन. इट कुड बी पेड वाया क्रेडिट और डेबिट कार्ड, राइट. सो दिस इज द थिंग. नाउ दीज आर द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़. मैंने कहा था कि जब 2022 में फर्स्ट टाइम जब CUET का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो 90 यूनिवर्सिटीज़ दे गेव एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ CUET एंट्रेंस टेस्ट स्कोर. इस बार यूनिवर्सिटीज़ बढ़ के 90 से 126 हो गई हैं एज ऑफ टुडेज डेट. आज 23 फरवरी है. आज अगर अभी की बात करें तो 126 यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन द लिस्ट ऑफ CUET. आने वाले हो सकता है कि बाई फरवरी एंड, आज 23 है, हो सकता है कि 4-5 दिन के बाद यूनिवर्सिटीज़ बढ़ें. उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज से 5 दिन पहले टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अपीयरिंग इन द CUET प्लेटफॉर्म वॉज 110, जो बढ़ के फिर 115 हुआ, 116 हुआ, 119 हुआ, 121 हुआ और आज वो नंबर 126 तक पहुंच गया है, राइट. जिसमें कि 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 13 जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट. कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपको बेसिकली अराउंड 49 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं. So total number of universities are 126 and it is going to, number is going to rise in the days to come. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि टॉप राइट हैंड साइड में अगर आपको CUET का ब्रोशर डाउनलोड करना है, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू. सो अगर आप में से किसी को भी CUET का ब्रोशर डाउनलोड करना है तो यू कैन क्लिक हियर. आपने देखा होगा राइट हैंड साइड में टॉप पे डाउनलोड CUET ब्रोशर, राइट. ये लिंक है, आप यहाँ पे क्लिक करके CUET का ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं. और स्पेसिफिकली अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, DU में अगर ब्रोशर की बात करें, DU के ब्रोशर को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, राइट. एंड गो थ्रू द ब्रोशर, राइट. और ब्रोशर में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है. It contains all the information regarding the colleges, regarding the number of seats, regarding the how many seats are available for which category, right? कौन से कोर्स के लिए कौन से कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, कितने कॉलेजेस हैं कौन से कोर्स के लिए, एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर इन दिस ब्रोशर, राइट. तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको डिटेल में जानना हो सारे कोर्सेज के बारे में, सीट्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, कैटेगरी वाइज सीट्स के बारे में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ गो थ्रू द दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्रोशर, ऑफिशियल ब्रोशर ऑफ 2023, राइट. तो ये है. नाउ अगर आप देखें यहाँ पे तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. या अब देखिए ये है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स. और ये डेट्स ना, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो CUET का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों को मुंह जबानी याद रहना चाहिए. आपके फिंगर टिप्स पे ये डेट्स होने चाहिए. ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी को स्टार्ट हुआ और ये कब तक डेट है, 12 मार्च 2023 तक, राइट. 9 PM रात के 9 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं.
ठीक है। उसके बाद बेसिकली लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट क्या है, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई, दैट इज 12 मार्च 2023। यानी फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट और पेमेंट करने का लास्ट डेट सेम है, दैट इज 12 मार्च। बट 9 बजे तक, आप रात के 9 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। और रात को 11:50 तक 11:50 PM तक आप बेसिकली उसकी एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं, राइट। 12 मार्च के बाद द स्कोप इज ओवर, राइट। फॉर्म फिल करने का कोई डेट एज ऑफ नाउ तो बेसिकली नहीं है, 12 मार्च इज द लास्ट डेट। करेक्शंस, अगर आपने फॉर्म में अगर कुछ करेक्शंस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो इट इज़ फ्रॉम 15 मार्च टू 18 मार्च 2023 अप टिल 11:50 PM। एक चीज़ याद रखिए, बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं उसको चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाम जो लिख दिया वो चेंज नहीं होगा, फादर्स नेम, आपने अपनी कैटेगरी जो लिख दी है, जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, आप परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें चेंज, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज दूसरे चेंजेस अगर हैं, राइट, वो आप बेसिकली मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं बिटवीन 15 मार्च टू 18 मार्च। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल 2023 तक आ जाएगा। मैं ये भी बता देता हूँ कि एक नोटिफिकेशन, एक ऑफिशियल ट्वीट में भी किया था एनटीए ने, जिसमें कहा गया था कि भाई ऐसा है कि आपने एग्जामिनेशन सिटी अगर दे दिया है कि हाँ दिस इज़ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी शायद आप बहुत लिमिटेड स्कोप है उसको चेंज करने का। तो बहुत सोच समझ करके जो भी एग्जाम सेंटर्स या एग्जाम सिटी आप देना चाहते हैं, बहुत सोच समझ करके दीजिएगा, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आगे जाकर के शायद उसको आप चेंज ना कर पाएँ, राइट। तो 30 अप्रैल 2023 तक आप बेसिकली अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन हो जाएगा। एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं आप सेकेंड वीक ऑफ मई 2023 में। आप सबको पता होगा मई के महीने में ही सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 21 मई 2023 ऑनवर्ड्स। हालांकि जब नोटिफिकेशन आया था सीयूईटी का एनटी, तो उसमें लिखा हुआ था 21 मई 2023 से लेकर 31 मई 2023, बट यहाँ पे 21 मई 2023 लिखा हुआ है, बिकॉज वी नेवर नो दैट कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर्स की ज़रूरत हो, तो हो सकता है कुछ डेज एक्सटेंड करने पड़ जाएं, राइट। बट एज ऑफ नाउ 21 मई 2023 से एग्जाम शुरू हो जाएगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज, ये वेबसाइट पे बाद में अनाउंस किया जाएगा। एंड वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट, www.nta.ac.in या फिर https://cuet.samarth.ac.in। एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एनटीए, रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होगा, जिसका सारे बच्चों को इंतजार रहता है कि भाई रिजल्ट कब आएगा, इट विल बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। तो आंसर की और रिजल्ट्स, ये दो चीज़ें ना आपको वेबसाइट पे बाद में बताया जाएगा कि ये कब आउट होंगी, राइट। तो इसके लिए प्लीज़ कीप ऑन चेकिंग द वेबसाइट ऑफ दिस सीयूईटी, आपको इससे क्लैरिटी मिल जाएगी। एनटीए और सीयूईटी दोनों के वेबसाइट चेक करते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट्स कब आने के चांसेस हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टेस्ट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में इस बार कुछ चेंजेस हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर 2022। सो एवरीबडी नोज दैट आप में से जितने बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सीयूईटी देना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप मई में सीयूईटी देंगे, आपको पता होगा कि देयर आर 3 सेक्शंस इन सीयूईटी। फर्स्ट इज सेक्शन 1, दैट इज लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन, सेक्शन 3 इज जनरल टेस्ट। अब सेक्शन 1 में टोटल 33 लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1A जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 1B जिसमें 20 लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन 1A 1B को कंबाइन कर दीजिएगा तो सेक्शन 1 बन जाएगा, ठीक है। 1A + 1B इज इक्वल टू सेक्शन 1 एंड दैट कंप्राइजेज ऑफ टोटल 33 लैंग्वेजेस, राइट। अब हर लैंग्वेज में देयर विल बी 50 क्वेश्चंस, आपको 40 अटेम्प्ट करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कितने होंगे 50, आपको अटेम्प्ट कितना करना है 40। हर सही जवाब के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, 5 मार्क्स। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 1 मार्क्स, यानी -1, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, राइट। ये लास्ट ईयर की तरह है, देयर इज नो चेंज इन लैंग्वेज, राइट, इफ यू कंपेयर इट विद 2022 में भी इतने ही 33 लैंग्वेजेस थे और वहाँ पे भी 2022 में भी 50 क्वेश्चंस था, 40 आपको अटेम्प्ट करना था। 2023 में भी यही चीज़ है, देयर इज नो चेंज। But when it comes to domain, that is section 2, the number of domain subjects remains same, right? पहले तो ये समझ लीजिए डोमेन क्या है। आप जो रेगुलर सब्जेक्ट्स क्लास 12th में पढ़ते हैं दैट इज डोमेन। अगर आप मान लीजिए कि साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट हो गया, सेक्शन 1 का पार्ट हो गया। बाकी 4 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इको, दे आर द पार्ट ऑफ डोमेन सब्जेक्ट्स। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने क्या पढ़ा होगा, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट हो गया सेक्शन 1 का, और बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो सेक्शन 2 के पार्ट हो गए।
तो लास्ट ईयर भी 27 डोमेन्स थे, इस बार भी 27 डोमेन है। चेंज क्या है? चेंज ये है कि लास्ट ईयर सारे डोमेन्स के लिए देयर वर 50 क्वेश्चंस और आपको उसमें से 40 अटेम्प्ट करना था फॉर ऑल द 27 डोमेन लास्ट ईयर 2022 में। बट 2023 में क्या डिफरेंस है? 2023 में फॉर 22 डोमेन सब्जेक्ट्स द क्वेश्चन रिमेन सेम, 50 क्वेश्चन है, आपको 40 अटेम्प्ट करना है। लेकिन 5 ऐसे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कर दिया गया है, राइट? कितना कर दिया गया है? 45 कर दिया गया है। आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 40 करना है। 45 कर दिया गया, आपको अटेम्प्ट 35 करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 27 में से 22 ऐसे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, राइट? 22 ऐसे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करना है, राइट? और 5 ऐसे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 35 अटेम्प्ट करना है। अच्छा, वो 5 सब्जेक्ट कौन है? वो 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस सब्जेक्ट्स में आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत है। आपको अच्छे से पता है कि कैलकुलेशन में आपको पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ती है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है विच टेक्स टाइम। इसलिए उन सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं, 45 कर दिए गए हैं, और आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 35 करना है, राइट? वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? वो सब्जेक्ट्स है अकाउंटेंसी, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है एंड दिस इकोनॉमिक्स है। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपको अच्छे से पता है थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहता है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 इज जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का मतलब क्या हुआ? क्लास 8th का मैथमेटिक्स, 8th लेवल का मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड सो ऑन। अब इसमें भी चेंजेस हैं। इसमें चेंजेस ये है कि लास्ट ईयर, पिछले साल जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस थे 75 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि आपको बेसिकली क्वेश्चन 60 अटेम्प्ट करना था। इस बार क्या है कि इस बार बेसिकली क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली 60 क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको 50 अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज द चेंज दिस ईयर, राइट? सो ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बेसिकली मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकते हैं, मैक्सिमम 10। लास्ट ईयर इट वाज 9। लास्ट ईयर 9 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते थे, इस बार मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शंस, यानी लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट, ये तीनों मिला करके आप मैक्सिमम 10 पेपर का एग्जाम दे सकते हैं, राइट? एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड द सब्जेक्ट चॉइसेस, राइट? अब ये थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं, मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। फॉर एवरी करेक्ट मार्क्स यू विल बी गेटिंग 5, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स, फॉर एवरी इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग -1, देयर इज अ पेनल्टी। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स, राइट? अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं तो उसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, 5 मार्क्स यू विल बी गेटिंग फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स who have marked any of the correct option. For example, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C, D। नाउ ऑप्शन A भी सही है और ऑप्शन C भी सही है, यानी कि इसके 2 करेक्ट आंसर हुए। अब जिस बच्चे ने A या C दोनों में से किसी एक को अगर मार्क किया है तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने B और D मार्क किया है, B मार्क किया है, आपने B ऑप्शन मार्क किया है या D मार्क किया है, तो उसको 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे, राइट? तो ये इसके कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को 5 नंबर दिया जाएगा जिन्होंने बेसिकली उन दोनों में से किसी करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया है। अगर आपने इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिया है तो यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स, राइट? इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन है A, B, C, D और चारों ही सही हैं। बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई वो चारों ऑप्शन देखेंगे, यार ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, डी भी सही लग रहा है, ए बी सी डी चारों सही हैं, लेकिन होना तो एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन चाहिए। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, वैसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार एनटीए कह रहा है कि भाई अगर कोई ऑप्शन है, कोई क्वेश्चन है जिसमें कि सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो उसमें उन्हीं बच्चों को 5 मार्क्स दिया जाएगा जिस बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अगर किसी बच्चे ने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट? तो इसके पॉइंट नंबर 5 के कहने का मतलब ये है। पॉइंट नंबर 6 इज इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द ड्रॉप्ड क्वेश्चन विल बी गिवन 5 मार्क्स। मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ना ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है, ना डी सही है, 4 में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है? या फिर सपोज कीजिए कि वो क्वेश्चन ही गलत है, राइट? या फिर उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, इस मार्किंग स्कीम से ही हटा दिया गया, तो वैसे ही बच्चों को who have attempted the question, right, then all candidates who have attempted the question, और जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है
उन बच्चों को 5 नंबर मिलेगा। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है, राइट, उनको मार्क्स नहीं मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन गलत हो या क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस गलत हैं, राइट, और क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, इन तीनों केसेस में जिन बच्चों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उनको 5 मार्क्स मिलेगा, राइट, ड्रॉप क्वेश्चन, बाकी बच्चों को मार्क्स। अगर बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो ही और शी इज नॉट एलिजिबल टू गेट मार्क्स, 5 मार्क्स इन दैट, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ये आप देख लीजिए, ये आपके 33 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी से लेकर के लास्ट में संस्कृत तक, ये 33 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि भाई 33 में से कोई सा भी एक लैंग्वेज दे दो जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। वेयर एज JNU कहता है कि भाई हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे। आपको किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है, अगर BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग आयुर्वेदा बायोलॉजी को छोड़ दें और JNU में आप लैंग्वेज कोर्सेज के लिए अप्लाई करें, BA ऑनर्स फ्रेंच, BA ऑनर्स जर्मन, BA ऑनर्स पर्शियन एंड ऑल, तो JNU कहता है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज हम एक्सेप्ट करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहता है कि भाई आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए, हम सिर्फ इंग्लिश या हिंदी एक्सेप्ट करेंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हर यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया अलग है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, राइट। सो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अप्लाई कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन से लैंग्वेज का डिमांड कर रहा है। दीज आर द 27 डोमेन सब्जेक्ट्स। आप देख सकते हैं लिस्ट B1 और लिस्ट B2 है। लिस्ट B1 में 18 सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे आपको, अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। और लिस्ट B2 में आपको एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, मास मीडिया, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, परकशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो 18 + 9 यानी कि सेक्शन B1 प्लस सेक्शन B2 को आप ऐड कर दीजिए, 18 + 9 इज 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। आपको इसी में से सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, इसके बाहर से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। सो 27 में से ही आपको सेलेक्ट करना है। नाउ दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स जिसमें कि बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए गए हैं एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड भी कम किए गए हैं, बिकॉज ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, राइट। और कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड दोनों ही कम कर दिए गए। नाउ जैसे मैंने बताया सेक्शन 3 में आपके पास लास्ट ईयर 75 क्वेश्चन थे जिसमें 60 अटेम्प्ट करना था। इस बार 60 क्वेश्चन ही रहेंगे जिसमें आपको 50 अटेम्प्ट करना है। एंड दिस सेक्शन 3 विल बी बेस्ड ऑन GK, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड सो ऑन। क्लास 8th का जो है वो मैथमेटिक्स होगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होगा, राइट। नाउ दीज आर द सब्जेक्ट्स। ये फी भी है, अगर आप 3 सब्जेक्ट्स अप टू 3 सब्जेक्ट्स का अगर एग्जाम देते हैं तो फॉर जनरल कैटेगरी आपको 750 रुपीज़ पे करना है। अगर 7 सब्जेक्ट्स तक का आप एग्जाम देते हैं, अप टू 7 यानी 1 2 3 4, अगर आपने 6 या 7 सब्जेक्ट्स का फिल किया है या 5 सब्जेक्ट का अगर फॉर्म फिल किया है तो आपको 1500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड अप टू 10 सब्जेक्ट्स इट इज़ 1750। याद रखिए, मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकते हैं, 10 से ज़्यादा पेपर्स आप नहीं दे सकते, सारे 3 सेक्शंस मिला करके। यानी कि फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज प्लस डोमेन प्लस जनरल टेस्ट, ये तीनों मिला करके, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू कैन राइट इज 10, राइट। सो फॉर दैट फी इज 1750। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द कोर्सेज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। DU के कुछ कोर्सेज की बात करें तो DU में देखिए कुछ कोर्सेज हैं जिसके लिए आपको 2 कॉम्बिनेशंस की जरूरत है। DU आपको ऑप्शन देता है कि भाई अगर ऑप्शन कॉम्बिनेशन 1 का एग्जाम दे सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन 1 आपके लिए सुटेबल नहीं है या कॉम्बिनेशन 1 में यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो आप कॉम्बिनेशन 2 ऑप्ट कर सकते हैं। तो DU आपको चॉइस देता है कुछ कुछ कोर्सेज के लिए। अब वो चॉइस क्या है, फॉर एग्जाम्पल जरा देखते हैं। BA ऑनर्स जर्नलिज्म, BA ऑनर्स जर्नलिज्म में इंग्लिश मैंडेटरी है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। अब देखिए आपके पास दूसरा ऑप्शन, और अब आते हैं कॉम्बिनेशन 1 पे। इंग्लिश तो देना ही है। कॉम्बिनेशन 1 कहता है कि इंग्लिश दीजिए लिस्ट A से, इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट हो गया। अब डोमेन में आते हैं, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस स्लाइड को, इस वाले पार्ट को देखें, इफ यू लुक एट दिस, राइट, अगर ये तो इंग्लिश हो गया, ये तो लैंग्वेज हो गया, दिस इज लैंग्वेज पार्ट, राइट। और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट्स देने हैं, राइट, फॉर BA ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि किसी को BA ऑनर्स जर्नलिज्म करना है तो स्ट्रीम इज नॉट अ बैरियर। बच्चा साइंस का हो, कॉमर्स का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, कोई भी बच्चा BA ऑनर्स जर्नलिज्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइंस का बच्चा है तो वो इंग्लिश प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एग्जाम दे सकता है, राइट, 3 डोमेन हो गए उसको। अगर कॉमर्स का बच्चा है तो इंग्लिश
प्लस अकाउंट्स, इको एंड बीएसटी का एग्जाम दे सकता है, राइट। और अगर ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, अगर स्टूडेंट है, तो वो इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री का एग्जाम दे सकता है। यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आप बी ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ सपोज कीजिए किसी बच्चे को डोमेन से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं है, डोमेन सब्जेक्ट से, या उसकी डोमेन की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो डीयू आपको एक दूसरा कॉम्बिनेशन देता है कि भाई आप इंग्लिश का पेपर दे दो, डोमेन में 3 डोमेन नहीं लिखने की बजाय आप सिर्फ या फिर नहीं लिखने के बजाय आप एक काम करो, उसको डोमेन को रिप्लेस कर दो सेक्शन 3 से, जनरल टेस्ट से। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको डोमेन से प्रेम नहीं है, या डोमेन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, या आप थोड़ी इनसिक्योरिटी है कि डोमेन में कम मार्क्स आ सकते हैं, तो आप बेसिकली डोमेन इज रिप्लेस बाय सेक्शन 3, दैट इज जनरल टेस्ट। यानी कि आप यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्जाम दे रहे हो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली आप क्या दे रहे हो, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन। तो ये आपको 2 ऑप्शंस डीयू देती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑप्शंस को लेकर के ज्यादा कंफर्टेबल हैं, राइट। नाउ दिस इज फॉर बी ऑनर्स जर्नलिज्म। उसी तरह 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म के लिए आपको इंग्लिश या हिंदी, तो ये इंग्लिश और सेक्शन 3 का एग्जाम दीजिए। अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते तो हिंदी एंड सेक्शन 3 का एग्जाम दीजिए। सो दीज आर द ऑप्शंस विच डीयू इज गिविंग। बीकॉम ऑनर्स के लिए देखिए डीयू क्या कह रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि भाई ऐसा है कि आपको एक लैंग्वेज लिस्ट ए से दे दीजिए, लिस्ट 1, मतलब जो फर्स्ट लिस्ट है, जो जिसको कहते हैं लैंग्वेज के पेपर में से कोई एक लैंग्वेज दे दीजिए। उसके बाद आपको मैथ्स देना कंपलसरी है। अब कंपलसरी इन द सेंस कि मैं ये बीकॉम ऑनर्स के लिए इट इज़ नॉट वेरी कंपलसरी, इट इज़ नॉट दैट कंपलसरी। उसका रीज़न ये है कि दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे देखिए डीयू कहता है कि एक इंग्लिश का पेपर या कोई एक लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए, मैथ्स का पेपर दे दीजिए, अप्लाइड मैथ्स का। वेरी वेल, मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ दे आर एट पार, दोनों एक जैसे हैं। आप डीयू में जो मैथ्स का पेपर आप दे रहे हैं, मैथ्स के पेपर में अप्लाइड मैथ्स भी होता है, एक सेक्शन होता है अप्लाइड मैथ्स का, राइट। सो मैथ्स और एनी 2 डोमेन। सो इसका मतलब कि आपने सपोज कीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं कि आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया लैंग्वेज में, हालांकि आप बंगाली, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु अगर आपने 12th में पढ़ा है तो आप इसका भी पेपर दे सकते हैं। लैंग्वेज में कोई सा भी लैंग्वेज दे सकते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड 2 डोमेन, तो टोटल मिला के इंग्लिश प्लस 3 डोमेन हो गया, राइट। ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन डीयू क्या कहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि ऐसा है कि अगर आपके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स नहीं है तो भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। वो कैसे साहब, तो आप कॉम्बिनेशन 2 में जाइए, यहाँ पे इंग्लिश प्लस मैथ्स के बदले अकाउंट्स आ जाएगा, और उसके अलावा बाकी 2 डोमेन और दे दीजिए आप। अब ये दो डोमेन होंगे, ये बीएसटी इको हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अकाउंट्स, बीएसटी एंड इको 3 डोमेन का एग्जाम दिया और आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है। अब ये वाला ऑप्शन कौन से बच्चे अवेल कर सकते हैं, ये बच्चे वो अवेल कर सकते हैं या तो जिस बच्चे के पास मैथ्स नहीं है तो मैथ्स का एग्जाम देगा नहीं, या फिर जिस बच्चे का मैथ्स है बट मैथ्स इज नॉट वेरी गुड, मैथ्स अच्छा नहीं है, इज नॉट वेरी कन्वीनियंट और कंफर्टेबल इन मैथमेटिक्स, या ही इज नॉट वेरी श्योर अबाउट द मार्क्स इन मैथ्स, तो वो बच्चा जो है वो दूसरे कॉम्बिनेशन को ऑप्ट कर सकता है, जहाँ पे वो इंग्लिश का पेपर देगा, अकाउंट्स का पेपर देगा एंड बाकी 2 और डोमेन सब्जेक्ट्स देगा जो उसने क्लास 12th में पढ़े हों। याद रखिए, अगर आपने 12th में वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं तो डीयू में आप उस सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और इको पढ़ा है तो आप साइकोलॉजी का पेपर नहीं दे सकते, राइट। डीयू में आप ज्योग्राफी का पेपर नहीं दे सकते। अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो आप फिजिक्स का पेपर नहीं दे सकते। तो ये चीज़ है, डीयू कैटेगरिकली कहती है कि भैया आपको वही एग्जाम देना है, वही सब्जेक्ट का पेपर एग्जाम देना है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हो। कमिंग टू बीकॉम, अब बीकॉम में देखिए, बीकॉम में बेसिकली क्या है कि एनी 1 लैंग्वेज, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, यानी कि यहाँ पे अगर इसको पढ़ेंगे तो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन की जरूरत है, राइट। लेकिन बीकॉम करने के लिए दूसरा एक ऑप्शन भी आपको डीयू दे रही है, जिसमें डीयू कहती है कि भाई इंग्लिश प्लस आप 3 डोमेन के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो सिर्फ एक डोमेन का एग्जाम दीजिए और बाकी सेक्शन 3 दे दीजिए, राइट। यहाँ पे लिखा है एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2, यानी कि डोमेन कोई एक दीजिए एंड सेक्शन 3। तो आपके पास ये देखिए 2 ऑप्शंस डीयू ने दिया है, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन। अगर आपको इंग्लिश और 3 डोमेन से प्यार नहीं है तो 3 में से क्या कीजिए, 2 डोमेन को हटा दीजिए, सिर्फ एक डोमेन का पेपर दीजिए और बाकी जो 2 डोमेन आपने हटाए उसके लिए आप सेक्शन 3 का एग्जाम दे दीजिए, तो भी आपका बीकॉम में एडमिशन हो सकता है, राइट। सो डीयू इज गिविंग यू सो मेनी ऑप्शंस, डीयू आपको कितने सारे ऑप्शंस दे रहा है, राइट। और आप ये सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं इसमें, मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप सेक्शन 3 का पेपर देते हैं तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। फ़ायदे में इसलिए रहेंगे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश
प्लस 3 डोमेन। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ बीकॉम का। बीकॉम में आपने क्या दिया, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन, राइट। और यहाँ पे आपने सेकंड कॉम्बिनेशन में इंग्लिश प्लस 1 डोमेन प्लस सेक्शन 3 है। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश प्लस 3 डोमेन प्लस सेक्शन 3, यानी कि आपने 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5, अगर आपने ये 5 पेपर का एग्जाम दिया है, राइट, तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। स्पेशली मान लीजिए आपको बीकॉम में एडमिशन लेना हो। वो कैसे? वो इसलिए कि मान लीजिए कि इन 3 डोमेन में से किसी 2 डोमेन में आपके कम मार्क्स आए, तो आप ये काम करेंगे, आप उस 2 डोमेन को हटा देंगे और सेक्शन 3 में मान लीजिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो सेक्शन 3 को आप इंक्लूड कर लेंगे। तो आपका क्या बन गया, इंग्लिश प्लस 1 डोमेन प्लस सेक्शन 3। ये आपका बेस्ट ऑफ 3 हो जाएगा, एंड जिसके थ्रू आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए आपने 3 डोमेन का एग्जाम लिखा हो, जिसमें मान लीजिए 2 डोमेन में आपके कम मार्क्स आ गए और सेक्शन 3 में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो उस 2 डोमेन जहां पे आपके कम मार्क्स आए हैं उसको आप हटा करके और बेसिकली सेक्शन 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट अ वंडरफुल कॉलेज फॉर बीकॉम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि सेक्शन 3 का एग्जाम अगर आप दे देते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस खुले रहेंगे बहुत सारे कोर्सेज के लिए, बहुत सारे कॉलेजेस में। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो फिर नेक्स्ट में आपको ये और भी कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में एनी वन लैंग्वेज। एंड आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं हाइपोथेटिकली एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इंग्लिश का पेपर दिया, तो इंग्लिश प्लस 1 डोमेन प्लस सेक्शन 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास ऑप्शंस नहीं इन कोर्सेज के लिए। इन कोर्सेज में बेसिकली आपको एक ही कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको सेक्शन 3 देना है। बीएमएस, किसी को शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज से अगर मैनेजमेंट करना है किसी बच्चे को, या किसी बच्चे को मान लीजिए बीबीए एफआईए करना है, तो भाई इंग्लिश या फिर एनी वन लैंग्वेज, लेट मी हाइपोथेटिकल एज्यूम आप इंग्लिश दे रहे हैं, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस सेक्शन 3, राइट। बीबीएफआईए के लिए इंग्लिश मैथ्स सेक्शन 3, राइट। उसी तरह से बीबीई के लिए इंग्लिश मैथ्स सेक्शन 3 प्लस सेक्शन 3। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, इंग्लिश मैथ्स सेक्शन 3 एंड सो ऑन। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि फॉर एवरी कोर्स द कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट, और कॉम्बिनेशन डिपेंड्स अपॉन द कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर एंड द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग फॉर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको काफ़ी ऑप्शंस देता है। सबसे अच्छी बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको काफ़ी कॉम्बिनेशंस दे रहा है, राइट। कुछ बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि आपको कॉम्बिनेशन 1 पसंद नहीं है तो आप कॉम्बिनेशन 2 दे दीजिए, जैसे कि हम लोगों ने बीकॉम के साथ देखा, बीकॉम ऑनर्स के साथ देखा, जिस तरह से हम लोगों ने बी ऑनर्स इन जर्नलिज्म के साथ देखा। क्या आपको फर्स्ट कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है तो आप सेकंड कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश आप लोगों से कि डोमेन के एग्जाम्स ज़रूर दीजिएगा, लैंग्वेज के एग्जाम देना तो ज़रूरी है ही, सेक्शन 3 के भी एग्जाम्स ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज आपके लिए काफ़ी ऑप्शंस वो खोल के रखेगा in terms of courses and the universities, right? So this was about the Delhi University, and I do hope कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, right? Now तो इसी के साथ मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो के कोर्सेज जो डिस्कस कर रहा था, सो आई लाइक टू कंक्लूड, और मैं अपने एक कोलीग उत्तम मोहंती जी को बुलाऊंगा, जो कि अभी आपसे बातें करेंगे रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन ऑफ सीयूटी, किस एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिल करना है, और वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे फॉर्म में कि बेसिकली वेयर टू फिल द योर नेम, योर फादर्स नेम, कैटेगरी वाइज कैटेगरी को कहाँ फिल करना है, कहाँ बेसिकली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कहाँ पे बेसिकली आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो चीज़ें कहाँ पे अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें आपको डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताएंगे वो, ठीक है। प्लस वो आपको बेसिकली आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताएंगे कि उसके कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं। तो इसके लिए मैं इन्वाइट करूँगा अपने कोलीग उत्तम मोहंती जी को। He will take you through those details, and I hope that you'll be getting enlightened with the information which we'll be sharing with you, right? So thank you so much. This was all from my side. Thanks a lot. Thank you, Vineet sir, for sharing all the detailed information about CUET. I hope student you have liked it, and Vineet sir has made the process much easier to understand the eligibility criteria and to fill the form, to understand the domain subject, section 1, 2 and section 3, which is general test and languages. So I hope the clarity was much needed and आपको
क्लैरिटी काफ़ी मिली होगी टू गेट दिस इंफॉर्मेशन बाय विनीत सर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड उसके कोर्सेज के बारे में बात करते हैं. सो लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कि मेंशन किया गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में इफ़ यू see then in most of the courses they have like asked to select anyone from section 1, then any 2 or any 3 from section 2, then section 3. बट यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी ने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि आपको कौन से डोमेन सब्जेक्ट रखने हैं अपने CUET के एग्ज़ाम में फॉर विच पर्टिकुलर कोर्स, एंड उसके साथ में बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा. तो ये क्लियरली मेंशन है और आपको उसको ही फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल जैसे BC की बात करते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. सो हियर वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज, अलॉन्ग विद दैट वी नीड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, अलॉन्ग विद दैट वी नीड जनरल टेस्ट. सो ये कॉम्बिनेशन रखना हमें, अगर हम BC के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी थ्रू CUET, और उसका जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज़ 12th class pass with minimum 50% marks, and one must have English language along with that mathematics or computer science in class 12th. So that is the basic eligibility criteria जो match होना चाहिए, along with that the subject that you're going to choose in the domains in CUET exam. Similarly देखते हैं BTech बायोटेक्नोलॉजी के लिए. So physics, chemistry, mathematics along with that biology और बायोटेक्नोलॉजी हमें required है. There is no general test required, but yes, one must have mathematics, physics, chemistry, biology or biotechnology in class 12th. Along with that, minimum 50.5% marks is required. If we talk about BA Economics course, so BA Economics के लिए हमें चाहिए minimum 50% marks in class 12th. Along with that, mathematics and English language is compulsory. And the combination that we required for the exam, that is English plus economics or business economics, along with that mathematics. For BBA and allied program, so BBA and allied program is basically BBA, the regular program. Along with that, IP University has a banking operations specialized program. So that is in the BBA allied program only. And if you wish to apply for this program, then the minimum eligibility criteria is 50% marks in class 12th. Along with that, English language is mandatory. And जो domain का combination आपको रखना है, that is English plus general test plus business studies. Now if we talk about the hotel management course, that is BHMCT hotel management course. For this particular course we required English along with that general test and bookkeeping या accountancy. So ये एक combination है जो आपको होटल मैनेजमेंट के लिए रखना है. यूजली सर्विस एप्टीट्यूड या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते थे, बट यहाँ पे अकाउंटेंसी इज मैंडेटरी सब्जेक्ट IP यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ है. And if we talk about the basic eligibility criteria, that is 50% marks in class 12th. Along with that, English is mandatory subject. And if we talk about BCom honors, then BCom honors के लिए हमें 50% marks चाहिए. Along with that, 5 subjects including 1 language and 4 elective subjects must be passed in class 12th with 50% marks. And उसका जो combination होगा CUET exam के लिए, that is English plus general test. If we talk about BJMC journalism and mass communication, सो आपके पास जो कॉम्बिनेशन BJMC के लिए होना चाहिए, दैट इज़ इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट प्लस मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन. एंड इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स प्लस इंग्लिश आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर CUET एप्लीकेशन प्रोसेस. सबसे पहले देखेंगे रजिस्टर कैसे करना है, उसके बाद हम देखेंगे द डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. यहाँ पे वी हैव द इंटरफेस वेयर वी हैव टू रजिस्टर. सो रजिस्टर करने के लिए बटन यहाँ पे दिया गया है, आपको इस रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है. नाउ यू हैव द ऑप्शन वेयर यू हैव टू क्लिक हेयर एज इन चेक बॉक्स. उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है नेक्स्ट पेज पे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए. नाउ वी हैव दिस ऑप्शन वेयर वी हैव टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप एंड वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो आइडेंटिटी टाइप में आप अपना स्कूल का आई कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड अगर फिल करना चाहते हैं तो अदर वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ सेलेक्ट करके आप आधार नंबर भी एंटर कर सकते हैं. नाउ इफ़ यू स्क्रॉल डाउन यू हैव टू फिल दीज डिटेल्स. दीज आर द एड्रेस. सो आपको अपना एड्रेस फिल करना है, हाउस नंबर, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, देन पिन कोड, ईमेल ID, कंफर्म ईमेल ID, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, एंड देन आपको एक ऑल्टरनेट नंबर भी यहाँ पे सबमिट करना है. Once you scroll down you have to create a password. So password आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का. अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए आपका कैरेक्टर.
जो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे उसमें सिंबल होना चाहिए एंड साथ में अपर कीज और लोअर कीज भी होना चाहिए, तभी वो पासवर्ड एक्सेप्टेड है। सो ये बेसिक फॉर्मेट है पासवर्ड का। याद रखिए 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए, अल्फान्यूमेरिक, अपर कीज, लोअर कीज एंड साथ में एक सिंबल ऐड करें, देन आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन को आंसर करना है। सो सिक्योरिटी क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड एंड आपका एक्सेस नहीं हो पाता अकाउंट CUET वाला, तो उस केस में आप सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर करके OTP से अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। आपको सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। सो वंस यू क्लिक ऑन सबमिट देन आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको सारे चेक बॉक्स को क्लिक करना है दैट यू वेरीफाइंग एंड यू हैव सबमिटेड ऑल द डिटेल्स एज एन ट्रू एंड करेक्ट, और आपको सबमिट एंड सेंड OTP करना है। वंस यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन सबमिट एंड सेंड OTP, आपके पास एक OTP आएगा जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे आएगा, वो OTP यहाँ पे एंटर करना है, सिक्योरिटी पिन को यहाँ एंटर करना है एंड उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। नाउ वंस यू सबमिट आपका एप्लीकेशन ID जनरेट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड, आपको अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सो क्लिक हेयर टू कंटिन्यू ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे देन उसके बाद आपके पास ऐसे इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को एंटर करना है, लाइक कैटेगरी, देन उसके बाद PWD दैट इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। सो वो कैटेगरी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ये से नो करके आगे प्रोसीड कीजिए। पेरेंट्स की डिटेल्स एंटर कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरीज के ऑप्शंस और मिलेंगे जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो येस या नो करके आपको सिलेक्ट करना है, सेव पे क्लिक करना है एंड देन आपका पर्सन डिटेल्स वाला सेक्शन सबमिट हो गया। नाउ यू हैव टू फिल एजुकेशन डिटेल्स। सो यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स में आप देखेंगे आपको 10th की डिटेल्स फिल करनी है एंड देन आपको 12th की डिटेल्स फिल करनी है। सो 10th की रेलिवेंट डिटेल्स फिल करेंगे, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम, ईयर ऑफ पासिंग एंड रिजल्ट स्टेटस। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे क्वालिफाइंग एग्जाम कंट्री, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट एंड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको स्कूल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो जिस भी स्कूल से आप पास आउट हैं वो स्कूल का एग्ज़ाम का डिस्ट्रिक्ट क्या है एंड उसका सिटी क्या है। सो एग्जामिनेशन सेंटर से नहीं आपको सिलेक्ट करना है, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको सिलेक्ट करना है बोर्ड नेम एंड उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नेम आपको फिल करना है, साथ में लोकेशन ऐड करना है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे आपको सिमिलर डिटेल्स फिल करनी है फॉर क्लास 12th। सो लाइक रिजल्ट स्टेटस, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम, देन प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सिलेक्ट करना है, देन क्वालिफाइंग एग्जाम कंट्री एंड क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड नेम आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से, आपको स्कूल का नाम फिल करना है, साथ में लोकेशन ऐड करना है एंड यहाँ पे आपको पिन कोड एंटर करना है, रोल नंबर एंटर करना है एंड सेव पे क्लिक करना है। वंस यू फिल ऑल दीज डिटेल्स उसके बाद आपके एग्जाम सिटी सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। नाउ यू हैव दिस ऑप्शन वेर यू हैव टू सिलेक्ट सिटी प्रेफरेंस 1 एंड सिटी प्रेफरेंस 2। तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना सिटी नियरेस्ट जो होगा वो क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करके फिर से आपको सिटी सेलेक्ट करना है। सो प्रेफरेंस 1 एंड प्रेफरेंस 2 के अकॉर्डिंग इसको आप सेव करेंगे, देन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पार्ट दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है। सो यू आर अप्लाइंग फॉर द CUET एग्ज़ाम, बट याद रखिए आप कितने कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ से सबमिट करना है। सो याद रखिए यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं है, देयर इज़ नो प्रेफरेंस या फिर कोई ऐसा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कोई ऐसा सबमिशन नहीं है यहाँ पे। सो आप जितने भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं यू कैन सिलेक्ट दोज फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ से यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, देन ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। तो जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ पे बॉटम में वो ऐड होके आ जाएगा, फिर से आप कोर्स को यहाँ से चेंज करके ऐड कर सकते हैं। वंस यू डू दैट you can see all those courses that you have selected in the bottom section. So जैसे आप अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी को ऐड कर लेते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है अपडेट यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन पे एंड आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे यू हैव दिस इंटरफेस जहाँ पे आपको टेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन आएगा। विनीत सर ने जैसे पहले बताया था कि वी कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज, जनरल टेस्ट एंड डोमेन सब्जेक्ट्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको देखना है, आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जनरल टेस्ट को सिलेक्ट करना है एंड साथ में डोमेन्स के मोड ऑफ एग्जाम को सिलेक्ट करना है। सो वंस यू डू दैट उसके बाद आपके पास जो बाकी ऑप्शन आएंगे उसको नॉट एप्लीकेबल करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर देना है। हेयर यू हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। सो आपका एक फ़ोटो अपलोड होगा, एक सिग्नेचर अपलोड होगा और अगर आपका कोई कैटेगरी या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करेंगे। सो 10 KB टू 200 KB जो कि फ़ोटोग्राफ के लिए है, 4 KB टू 30 KB दैट इज़ फॉर सिग्नेचर जो फाइल साइज़ का लिमिट है, एंड फॉर एनी डॉक्यूमेंट दैट इज़ 10 KB से
300 KB। सो उसको आप अपलोड कीजिए, अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रीव्यू सेक्शन कीजिए, एंड वंस यू डू दैट आपके पास एक प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स को प्रीव्यू करने के लिए ऑप्शन आएगा, एंड ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। सो सारी चेक बॉक्स पे क्लिक करते हुए आगे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ईमेल पे OTP आएगा, जिस OTP से आपको अकाउंट वेरीफाई करना है। सो जैसे आप OTP एंटर करते हैं उसके बाद सिक्योरिटी पे एंटर करते हैं, वेरीफाई पे क्लिक करना है। सो वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाता है। बट अभी आपका पेमेंट पेंडिंग है, आपको पेमेंट करना है, तो आप फिर से यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे एंड देन प्रोसीड टू पेमेंट सेक्शन करके यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा। आप इसमें से कोई भी एक पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे SBI सेलेक्ट करता हूँ। सो मैंने SBI सेलेक्ट किया है एंड मेरे पास SBI का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे मैं अपना सेलेक्ट करूँगा मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। सो बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट पेमेंट मोड मैं आगे नेक्स्ट सेक्शन पर प्रोसीड कर जाऊँगा। सो हेयर आई हैव दिस कन्फर्म बटन। सो कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद मेरे को पेमेंट डिटेल्स एंटर करनी है। सो जैसे ही मैं पेमेंट डिटेल्स एंटर करूँगा, पे पे क्लिक करूँगा और OTP से वेरीफाई करूँगा, पेमेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद आपका पेमेंट होने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको डाउनलोड या प्रिंट एप्लीकेशन करके ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और इसको एप्लीकेशन को सेव एज PDF कर देंगे। एंड इन बिटवीन अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा था, कोई भी आपको इशू फेस कर रहे थे आप, सो उसके लिए आप NTA को या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द नंबर्स अवेलेबल फॉर NTA एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू कैन कॉन्टैक्ट दैम। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट टू प्रथम सर्विस मैनेजर कॉन्टैक्ट नंबर्स हेयर। सो आप उन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रीजन वाइज अवेलेबल है। एंड अगर इनकेस आप एनरोल्ड नहीं है देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन शेयर योर डिटेल्स लाइक यू वांट टू एनरोल और यू वांट टू टेक द काउंसलिंग सेशन। कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी रेज कर सकते हैं, आप अपना फ़ोन नंबर एंड अपना नेम ड्रॉप कर सकते हैं इनकेस यू वांट टू टेक द काउंसलिंग सेशन ऑल्सो। We are starting the crash course classes by 1st of April. You can join the crash course classes and you can start preparing yourself with Pratham. So you can also start preparing yourself by watching the videos available on the YouTube channel. So we have a series called Legal Darpan Vocabulary Booster. Then we also have a series called vocabulary booster के साथ साथ current affairs session. So आप इन्हें join कर सकते हैं। live videos के लिए आप notification bell icon को press कर दीजिए and you can start the preparation with us. So I hope you have liked this video. You can share this video with your friends and you can help them to fill the form correctly. Let's meet again in the next form filling video where we'll talk about another application process. Till then, take care friends. Have a good luck. Bye bye. Take care.